रुको जरा, सब्र करो। वीडियो शुरू करने से पहले फोर्स 13 को उनके YouTube चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स पार करने के लिए बहुत बहुत बधाइयां। लेकिन रिसेंटली फोर्स 13 ने एक बू किया। इस चैनल के सृष्टा मिस्टर नेथन फॉय दरअसल 1 लाख सब्सक्राइबर होने के शुभ अवसर में एक लॉटरी प्रतियोगिता चला रहे थे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि इस प्रकार की लॉटरी के प्रतियोगिता को जुआ के रूप में गिना जाता है। उनके अधिकांश दर्शक इस इनिशिएटिव के खिलाफ आवाज उठाए हैं, जिसके लिए उन्हें थोड़ी नेगेटिव कमेंट्स भी मिले हैं। बहुत सारी नेगेटिव रिएक्शंस मिलने के बाद भैया जी ने रिसेंटली अपने डिस्कॉर्ड और यूट्यूब दोनों में इसके लिए माफीनामा रचा है। मिस्टर नेथन, आपके चैनल के फॉलोअर होने के नाते मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप ऐसे इनिशिएटिव्स ना उठाएं जिससे आपकी और आपके चैनल की रेपुटेशन डाउन हो। ईमानदारी से पैसा कमाएं, किसी की बचत को खाली करके इस तरह से पैसा ना कमाएं, क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन हैं और आपका यह फ्रेंडली एटमॉस्फेरिक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी चीजें होने की उम्मीद हम नहीं करते हैं। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। आप सभी को हमारा नमस्कार और वेदर एनालाइजर यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है, जो कि भारत का एकमात्र अंडररेटेड वेदर फोरकास्टिंग चैनल है। आज के इस वीडियो में हम आने वाले पोस्ट मॉनसून सीजन में होने वाले ट्रॉपिकल एक्टिविटीज के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और इस पोस्ट मॉनसून सीजन के दौरान बनने वाले सिस्टम्स का संभावित ट्रैक का विश्लेषण करते हुए कुछ पूर्वानुमान प्रदान करेंगे, जो हम पिछले 2 साल से करते आ रहे हैं। कृपया ध्यान रखें, यह फोरकास्ट सीजनल मॉडल के सुपर लॉन्ग रेंज डाटा में आधारित है, जो कि परिवर्तनशील है, लेकिन हम इस वीडियो में पूरे सही से जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में अभी उभरते हुए एल नीनो की स्थिति है, जिसके समय के साथ साथ तेज होने की उम्मीद है। आईएमडी ने शुक्रवार को एक बयान में बताया, मॉनसून मिशन कपल्ड फोरकास्टिंग सिस्टम यानी MMCFS मॉडल और अन्य ग्लोबल मॉडल आउटपुट्स के नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले समय में एल नीनो की स्थिति के और सशक्त होने और अगले साल की शुरुआत तक जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि प्रशांत महासागर में एनसो कंडीशंस के अलावा अन्य कारक जैसे हिंद महासागर की समुद्र की सतह का तापमान भारतीय मॉनसून को प्रभावित कर सकते हैं। उसी के साथ आईएमडी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्तमान में बॉर्डर लाइन पॉजिटिव यानी प्राय सकारात्मक इंडियन ओशन डायपोल की स्थिति है और MMCFS के साथ अन्य ग्लोबल मॉडल्स के पूर्वानुमानों से पता चलता है कि यह पॉजिटिव IOD स्थितियों के आने वाले महीनों में मजबूत होने की उम्मीद है। पॉजिटिव IOD को भारत में मॉनसून वर्षा और लेट सीजन डेवलपमेंट्स के लिए अच्छा माना जाता है। मैडन जूलियन ऑसिलेशन पर आईएमडी ने बताया कि यह वर्तमान में दूसरे चरण यानी फेज 2 में है, जिसका आयाम यानी एम्पलीट्यूड 8 से कम है और आने वाले सप्ताह के दौरान फेज 2 में ही बने रहने की उम्मीद है। 24 सितंबर से यह तीसरे चरण में यानी फेज 3 में पारगमन करेगा, जहां पे एम्पलीट्यूड 8 से कम रहेगा। MJO का यह पैटर्न अक्टूबर के पहले सप्ताह के दौरान अरब सागर में और बाकी प्रक्षेपण अवधि में बंगाल की खाड़ी में ट्रॉपिकल एक्टिविटीज को बढ़ाने में मदद दे सकता है। चलिए अब हम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में ट्रॉपिकल डेवलपमेंट्स के संभावित समयकाल का विश्लेषण करते हैं। सीजनल मॉडल के सुपर लॉन्ग रेंज डाटा के अनुसार हमेशा की तरह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों बेसिन में ही आने वाले दिनों में ट्रॉपिकल एक्टिविटीज का संभावना दिख रहा है। विश्लेषित एनालिसिस करके हमने दोनों बेसिन के लिए कई अलग अलग टाइम रेंजेस सजेस्ट किए हैं ट्रॉपिकल डेवलपमेंट्स के लिए। जहां अरब सागर में हम सितंबर के अंत से अक्टूबर के पहले 10 दिन के अंदर डेवलपमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहीं बंगाल की खाड़ी में हम 2 से 15 अक्टूबर के आसपास डेवलपमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद प्रोबेबली नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते के आसपास भी कुछ अच्छा खासा डेवलपमेंट्स हो सकता है दोनों बेसिन में ही। लेकिन बढ़ते IOD और एल नीनो के चलते अरब सागर का तापमान बंगाल की खाड़ी से ज्यादा होने के कारण हमें लगता है कि नवंबर से सिस्टम डेवलपमेंट्स की फ्रीक्वेंसी अरब सागर में बढ़ जाएगा। बंगाल की खाड़ी में भी डेवलपमेंट्स होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम रहेगा। अंत में दिसंबर से सिस्टम डेवलपमेंट्स की फ्रीक्वेंसी घटना शुरू हो जाएगा। नवंबर के साथ साथ दिसंबर के भी पहले या दूसरे हफ्ते के आसपास कुछ छोटे मोटे डेवलपमेंट्स हो सकता है। अब आते हैं पोस्ट मॉनसून सीजन के दौरान मौसमी सिस्टम्स के ट्रैक ट्रेंड्स पर। पिछले कई वर्षों के पोस्ट मॉनसून सीजन में बने मौसमी सिस्टम्स के ट्रैक्स को देखते हुए
हमने इस साल के लिए कुछ ट्रैक्स सजेस्ट किए हैं। इसका मतलब है अगर कोई सिस्टम आने वाले महीनों में बनता है तो इनमें से कोई भी ट्रैक को फॉलो कर सकता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में अगर कोई अचानक बदलाव आता है तो शायद सिस्टम कोई अलग ट्रैक भी फॉलो कर सकता है। अब आते हैं इस पोस्ट मॉनसून सीजन के दौरान हमारे द्वारा सजेस्ट किए गए कुछ संभावित ट्रैक्स पर। यहां आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में हमने कुछ संभावित ट्रैक्स सजेस्ट किए हैं जो कि पिछले वर्षों के ट्रेंड्स को देखते हुए बने हैं। इसका मतलब है इनमें से किसी भी ट्रैक को सिस्टम फॉलो कर सकता है। जानकारी के तौर पर बता दें कि संभावित ट्रैक्स के फोरकास्ट द्वारा लैंडफॉल का फोरकास्ट नहीं किया जा सकता। सिस्टम अपने मर्जी से कहीं भी जा सकता है और लैंडफॉल कर सकता है। कुछ ओशियानिक और एटमॉस्फेरिक पैरामीटर्स में अचानक आया बदलाव से भी सिस्टम का ट्रैक चेंज हो सकता है और सिस्टम फॉर्म होने के बाद ही एक्चुअल ट्रैक का पता लगने लगता है। चलिए अब जान लेते हैं इस पोस्ट मॉनसून सीजन के दौरान कितने सिस्टम्स बनेंगे। जहां तक हमारा अनुमान है कि इस सीजन के दौरान 4 से 5 डिप्रेशंस बन सकते हैं। उनमें से 3 से 4 डिप्रेशंस ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स बन सकते हैं। उनमें से 2 से 3 स्टॉर्म्स साइक्लोन का स्टेटस अचीव कर सकता है और उनमें से ही 1 या 2 साइक्लोन्स आगे जाकर भीषण साइक्लोन का रूप भी ले सकता है। अब हम झट से एक नजर एग्जिस्टिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पर डालेंगे। अभी हम चलते हैं विंड शीयर की तरफ। हालांकि कुछ एंसेंबल मॉडल्स अनुमान कर रहे हैं कि अक्टूबर आते आते विंड शीयर की तीव्रता धीरे धीरे कम हो सकता है। दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि विंड शीयर का फोरकास्ट लगाना बहुत ही कठिन है क्योंकि यह बार बार चेंज होता रहता है। लेकिन अगर विंड शीयर ऐसे ही कम हो जाता है तो सिस्टम को मौका मिलेगा विकसित और इंटेंसिफाई होने के लिए। अभी हम आते हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के समुद्रों के सतह के तापमान पर। यहां देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों बेसिन में ही समुद्र के सतह का तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास बन रहा है। उसी के साथ ट्रॉपिकल साइक्लोन हिट पोटेंशियल का हाल भी ठीक ठाक दिख रहा है। ओवरऑल अगर बात करें अर्थात MJO, विंड शीयर, IOD और एल नीनो का कंडीशन, समुद्र की सतह का तापमान और ट्रॉपिकल साइक्लोन हिट पोटेंशियल का हाल अगर देखें तो इन सारे पैरामीटर्स के चलते साइक्लोन या भीषण साइक्लोन बनना नामुमकिन नहीं है। लेकिन विंड शीयर कम ज्यादा होने का और सूखा हवा आने का एक टेंडेंसी रह जाता है जिससे साइक्लोन के इंटेंसिटी पर प्रभाव पड़ता है और आगे जाकर इंटेंसिफाई नहीं हो पाता है। लेकिन अभी वर्तमान में एल नीनो कंडीशंस के चलते सिस्टम्स के वॉर्टेक्स स्ट्रांग रहने के कारण विंड शीयर सिस्टम्स के ऊपर ज्यादा हावी नहीं हो पा रहा है। इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए हमें लगता है कि पोस्ट मॉनसून सीजन में भीषण साइक्लोन बनने के अच्छा खासा चांसेस हैं। तो यह था इस पोस्ट मॉनसून सीजन में आने वाले साइक्लोन्स पर संपूर्ण विवरण। हमारे ख्याल से ऐसा वीडियो JMP वेदर भी नहीं बना पाएगा। हमें उम्मीद है कि आप सभी को यह एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कीजिए क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगता है। दोस्तों, अगर कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सवाल और सुझाव हमें हर दिन हर वक्त और बेहतर बनने में मदद करता है। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगा आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। अभी के लिए अलविदा और आपका दिन शुभ हो।